Good morning, students. Okay, today we will discuss our new topic, that is dipole in a uniform magnetic field. देखो समझ लो, बहुत इजी है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम लोग देखेंगे, हमने क्लास चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है डाइपोल क्या होता है। डाइपोल आपको पता है कि विच हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, ये माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी 2l, डिस्टेंस क्या होगी 2l। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से इधर l लेते हैं, इधर इधर भी l लेते हैं, तो दोनों मिला लोगे तो l प्लस l क्या हो जाएगी 2l। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, तो देखिए हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में ही, ये देखो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लो बहुत ईजी है। ये देख लो यूनिफॉर्म एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, नहीं नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, फिर चार्ज रखेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके बाद अब इसमें हमने डाइपोल रख दिया। डाइपोल देखिए तो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। ये देखिए थीटा एंगल बना रहा है। हाँ, तो बहुत ईजी है ये। तो फार्मूला मैंने पढ़ा है क्या, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। और जैसे ही क्रॉस का साइन हटाते हैं तो आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। उसी तरीके से पी क्रॉस ई क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा हो जाएगा, सबको पता है। ठीक है, फिर आता है एक पढ़ा हमने टॉर्क और रेक्टेंगुलर कॉयल। रेक्टेंगुलर कॉयल में जब टॉर्क लगता है तो देखो दोनों में सिर्फ इतना अंतर होता है कि ये जहाँ पर ये पी है, देखो दोनों का कंपैरिजन कर लो तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जहाँ पे पी है, पी क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, ये जहाँ पे पी है वहाँ पे एम है। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। एम क्या है, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन कर लेना। फिर देखो बी ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमने पढ़ा है बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है। ठीक है, कंपैरिजन हो गया। तो ये दो फार्मूला हमको आ गए हैं। देखो पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो टॉर्क कितना लगता है, तो टॉर्क का फार्मूला जानते हैं हम लोग, पढ़ा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी। कल के ही वीडियो में मैंने पढ़ा है इसको। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। फिर से वही चीज़, क्रॉस हटाओगे तो एम बी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। अब देखिए फिर टॉर्क बराबर, अब देखो ये यहाँ चीज़ यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे माइनस ये क्यों लग दिया और यहाँ पे तो प्लस है। देखो बेटा, जैसे ही कोई भी डाइपोल ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, जैसे ही ये रोटेट होगा तो तुमको पता होगा कि एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोर करने वाला, समझना इस बात को, रीस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई होता है। वो किस डायरेक्शन में रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है। कह दो कैसे, कैसे बता रहे हैं आप, देखो ऐसे, जैसे ये एक स्प्रिंग देख रहे हो, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग कैसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो स्प्रिंग को फिर अब आप यहाँ से फोर्स जो लगा रहे थे उसको आपने क्या किया, रिमूव कर लिया। फोर्स को अगर आपने यहाँ पे रिमूव कर लिया तो स्प्रिंग क्या होगी, ऑटोमेटिक फिर से सही हो जाएगी, फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी फोर्स हटाने के बाद। तो इसका मतलब क्या कि स्प्रिंग पे क्या लग रहा था, एक कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा ना, जिसने उसको फिर से क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया। तो उसी को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसी तरीके से डाइपोल में भी क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट होता है। ये किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट में होता है, इसलिए माइनस साइन लगते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें समझ में आ गई। थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए डायरेक्ट टाउ बराबर माइनस एम बी साइन थीटा को अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा ही कह सकते हैं। ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। अब देखो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एम ए क्लास 9 से पढ़ा हमने। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है। ठीक है, एफ बराबर एम ए। अब देखिए इसी तरीके से इसको कंपैरिजन कर लो, कोई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए एफ बराबर एम ए पढ़ा है, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की जगह पर ये तो लीनियर फोर्स है, एफ बराबर एफ क्या है, लीनियर फोर्स है। टॉर्क क्या है, रोटेशनल फोर्स है। क्यों, देखो अगर हम लोग सीधा गति करेंगे इस तरफ स्ट्रेट मोशन तो फोर्स लगेगा, अगर कोई भी चीज़ रोटेशनल मोशन होगी तो वहाँ पर टॉर्क लगता है। ठीक है, तो एफ की जगह पे क्या हो गया, टाउ हो गया। इसी तरीके से जब जो यहाँ पे मास काम करता है, इसमें मास ना कह के आई से इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शिया, हिंदी होती है जड़। कंपैरिजन कर लिया, जैसे इसमें लीनियर मोमेंटम में एक्सीलरेशन होता है, वैसे इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, जिसको अल्फा बोलते हैं। बस कंपैरिजन करके दोनों फार्मूला आ गया, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात। इसीलिए इसको लिख के मैंने बताया है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो टाउ बराबर आई अल्फा, इसको सेकंड इक्वेशन में लिया। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर लिया तो टाउ और एफ क्या है, दोनों बराबर बराबर चीज़ें हैं।
बस वो लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन के लिए है, ये रोटेशनल मोशन के लिए है। तो दोनों चीज़ें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो देखिए ये टाव टाव दोनों, पहला इक्वेशन और ये दूसरा, तो टाव को इक्वल कर लिया तो बचा क्या, माइनस एम बी थीटा, ये देखिए माइनस एम बी थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, यहाँ से अल्फा सब्जेक्ट बना लो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो अल्फा मीन्स, ये मैंने क्लास 11 में बहुत बार इसको बताया, इसको न्यूमेरिकल से बहुत करवाए हैं कि अल्फा क्या होता है, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू होता है। तो ये कैसे, तो मैंने बहुत बार बताया आपको। देखो अल्फा बराबर वो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और अगर आप वेलोसिटी को भी चेंज करो तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये देखो ये डी बाई डी टी तो ऐसे लिखा रहने दिया, और वेलोसिटी की जगह पे भी क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो डी बाई डी टी पहले वाला और डी एक्स अपॉन डी टी, अब दोनों को पूरा कर लोगे तो क्या आएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। तो यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सप्रेशन में बात कर रहे हैं तो एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। अब यहाँ पे आई को बना लिया सब्जेक्ट, तो आई बराबर क्या हो गया, माइनस एम बी थीटा। अब देखो अल्फा की जगह क्या रहेगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डी टू थीटा, स्क्वायर नहीं बोलते हैं इसको, याद रखना, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। आई को क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब देखो एक इक्वेशन हमने पढ़ी है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है, ठीक है, ये पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ये जो पेंडुलम होता है, गोलक इसको बोलते हैं, यहाँ जाता है ना, तो तुरंत उस पर कौन सा फोर्स, इस डायरेक्शन में लगने लगता है। जैसे पेंडुलम यहाँ जाता है उसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगता है, तभी तो ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। तो इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबको बातें समझ में आ गई होगी। इसकी इक्वेशन क्या है, डी टू वाई अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। भाई याद रखना ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा बेटा है एंगुलर मोशन। क्या है, एंगुलर मोशन है। ठीक है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है, सरल आवर्त गति। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया तो क्या आ गया, एम बी। हाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। देखो इस इक्वेशन से कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग। देखिए डी टू वाई की जगह पे क्या है, थीटा है। देखो कंपैरिजन करो, बाकी सब चीज़ें सेम है, और यहाँ पे भी वाई की जगह क्या है, थीटा। तो हमको समझ में आ गया कि वाई की जगह पे क्या है, थीटा। और अगर अब बचा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या बच रहा है, यही तो बच रहा है, माइनस एम बी अपॉन आई। ये देखिए ये आ गया कंपेरिजन करने पर। यहाँ लिख लीजिएगा ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयर। ठीक है, तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी अपॉन आई। हाँ एम बी अपॉन आई। अब स्क्वायर हटाओगे तो उस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। देखिए ओमेगा क्या होता है, टू पाई एफ मीन्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, टू पाई एफ, एफ क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे पुट कर दिया टू पाई एफ। ये फार्मूला हमने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ इज इक्वल टू अपॉन अंडर रूट एम बी अपॉन आई। अब देखिए टू पाई एफ, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो एफ इज इक्वल टू होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो एफ की जगह पे 1/t रख दिया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो 2 पाई/t इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो अब देखो टी को सब्जेक्ट बनाया तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी आ जाएगा। इसको एक स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम बी। ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ से बी को सब्जेक्ट बना लिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, देखो एनर्जी कोई भी होगी तो वर्क ही होता है। कार्य की भी मात्रा जूल होती है, एनर्जी की भी मात्रा क्या होती है, जूल होती है। यूनिट मात्रा नहीं, सॉरी यूनिट क्या होती है, मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी निकालनी है तो क्या करोगे, पूरे फोर्स के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे, अंडर रूट एफ इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। फिर से वही चीज़, एफ की जगह पे यहाँ पे रोटेशनल मोशन है तो क्या टार्क रख रहे हैं, और जो मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी जगह पे थीटा रख रहे हैं। अभी पीछे ही मैंने बताया इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दिया। आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी साइन थीटा डी थीटा। ये टाउ की वैल्यू पुट कर दिया, एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो एम बी बराबर, देखो अब वैल्यू कहाँ से जाओ, एम बी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। साइन थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में। तो एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। याद रखना साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट इसमें रखना है तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक, और ये माइनस हमने बाहर कर लिया। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला आ गया
माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी। देखो मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी, सुनो, जैसे ये डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इस पर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे ना, तो ये जो डाइपोल है ये भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे जैसे सपोज करो कोई भी चीज़ है, इस तरफ फोर्स लग रहा है तो वो भी किस तरफ हो जाएगी, इसी तरफ हो जाएगी, अगर कोई भी अपोजिशन नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी स्टेबल स्टेट वही होती है, जब थीटा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आपको पता है अभी फार्मूला पढ़ा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है, टॉर्क यहाँ पे कोई भी एक्सर्ट नहीं होगा। अब आया u बराबर माइनस एम बी। देखो फिर है मोस्ट अनस्टेबल स्टेट, जब अब ऐसी स्टेट जब अनस्टेबल हो, सुनो अनस्टेबल क्या होगी, जैसे मैंने बताया अभी तक तो वो अलाइन हो गया इसी डायरेक्शन में, अभी तक जो डाइपोल हमारा था वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया था, लेकिन अब अनस्टेबल होगा। समझो ये अनस्टेबल कोई कब फील करेगा, जैसे फोर्स इस तरफ लग रहा है और आप एकदम अपोजिट हो जाओ, तो यही मोस्ट अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो देखो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री, यही पे करना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए तो u बराबर माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और u बराबर आ गया आपके पास एम बी, और यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन आंसर है। याद कर लेना इन दो फार्मूलों, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड का भी जस्ट कराया है, b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर, इन पे फार्मूले क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत पूछा जाता है।